राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के ऑनलाइन सेक्शन में एक बार पूरा आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले के 2 वीडियो आपको भेजे जा चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा और उसको समझा होगा। काफ़ी प्रश्न उसके अंतर्गत हैं, उसको फिर से देख लीजिए। आज इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए पाठ के जो अन्य क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, उनका हम प्रश्न वाइज अध्ययन करते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, हर पॉइंट को आप नोट भी कर लीजिए और उसको समझिए। तो आज जो प्रश्न है, संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या ग्रहण किया, संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न क्या है, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया संविधान बनाने का कार्य भारतीय संविधान द्वारा किया गया और संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं रखी गई, उनका प्रावधान किया गया। अब ये प्रश्न ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें किन किन प्रावधानों को विश्व के संविधानों से लिया गया, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान, कुछ बातें ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई। वो क्या थे, देखिए। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये व्यवस्था जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई। इसका मतलब क्या है, समझिए इसको। संसदीय स्वरूप का अर्थ है हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। जो हमारे देश की सरकार है, शासन है, उसका स्वरूप जो है संसदीय है। संसदीय का मतलब होता है जो सरकार व्यवस्थापिका में से बनती है या फिर जो सरकार व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहती है, उसको संसदीय स्वरूप कहते हैं। अगला है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। ये दूसरा जो प्रावधान है जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, वह है सर्वाधिक मत के आधार पर विजयी। हमारे वहाँ जो भी चुनाव होते हैं, आप भी देखते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव हो या फिर उससे ऊपर में विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, उसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वही विजयी घोषित होता है, वही विजयी होता है। ये प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कानून के शासन का प्रावधान, कानून के शासन, देश में पूरा शासन जो है कानून के अनुसार चलता है और कानून सभी के लिए समान है। कानून का प्रावधान का अर्थ यह है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम आदमी हो, कानून की दृष्टि में सभी समान है। इसको कहते हैं कानून का प्रावधान। विधायिका के अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, देखिए विधायिका में अध्यक्ष पद, विधायिका में जो अध्यक्ष पद होता है उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि का प्रावधान। देखिए कानून कैसे बनते हैं, कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। हमारे देश में कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है और कानून कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है, ये प्रावधान भी संविधान में
ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में दिए गए प्रावधान, देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, ये आगे जाकर के पाठ में आप पूरा पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनकी संख्या 5 है, और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, आगे वाला पाठ इसका दूसरा पाठ है, उसमें पूरे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। लेकिन जो ये मौलिक अधिकार हैं जिनकी संख्या 6 है, ये मौलिक अधिकार जो हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की शक्ति का प्रावधान, देखिए हमारी न्यायपालिका, जो हमारी न्याय व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, और उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से आशय ये है, उसका मतलब है कि अगर विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो संविधान के अनुरूप नहीं है या संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उस कानून को समाप्त कर सकती है। इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और न्यायपालिका की जो शक्ति है, इसका प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान। देखिए संविधान सभी लोगों को 3 मंत्र देता है, 3 व्यवस्था करता है। नंबर 1 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, वो आगे जा कर के पढ़ेंगे हम। समानता का अधिकार है, सभी लोग जो भारत भूभाग में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको हर क्षेत्र में समानता प्रदान की गई है। इसके अलावा बंधुत्व का अर्थ है कि सभी लोगों आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। ये भी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान, एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप का प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का ये प्रावधान है। अर्धसंघात्मक सरकार है, देखिए हमारी जो शासन की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था उसका ढांचा जो है संघीय है, फेडरल है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट जो अन्य शक्तियां हैं, उसका प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न आपने समझा, इसको फिर से देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, अपनी किताब में भी इसको देख करके पढ़ लीजिए। जहाँ पर समझ में नहीं आता है फिर पूछिए। अगला प्रश्न आपका होगा, भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है, इस कथन को संक्षेप में समझाइए। ये प्रश्न कहता है जो भारत का संविधान है वो संतुलित दस्तावेज है। संतुलित का अर्थ है सभी को समान रूप से इसमें जगह दी गई है, उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है, और किसी भी शक्ति को अनियंत्रित शक्ति नहीं दी गई है, अधिकार नहीं दी गए हैं। हर अंग अपने सीमा में रह करके अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। ये संतुलित है। संतुलित का अर्थ है कि जिसमें सभी को समान दर्जा दिया गया है या समान अधिकार दिए गए हैं। आप भी जानते हैं, जैसे हम संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन का मतलब है जिसमें सभी
पोषक तत्व होते हैं, विटामिन से होते हैं, तो इनको मिला करके एक संतुलित भोजन बनता है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी सारे प्रावधान किए गए हैं। कोई भी अंग श्रेष्ठ नहीं है, सबको अधिकार सौंपे गए हैं, सबके ऊपर में सीमाएं लगाई गई हैं। तो क्या है इसके अंतर्गत, देखिए क्या व्यवस्था संविधान के अंतर्गत रखी गई है। भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है। सरकार के 3 मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, संसद, मंत्री गण और सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को सौंपे गए हैं। देखिए जो अधिकार हैं, एक के हाथ में सारे अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार के जो अंग हैं, सरकार के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा मंत्रीगण और सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को भी अधिकार सौंपे गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए जो हमारी कार्यपालिका है, जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, हमारी कार्यपालिका का नाम मंत्रिपरिषद है और यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब उसके प्रति जिम्मेदार है। कहने का अर्थ है कि जब तक लोकसभा का अस्तित्व है तब तक मंत्रिपरिषद भी बनी रहती है, और जिस दिन लोकसभा भंग हो जाती है उस दिन मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करते हैं। भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। देखिए लोकसभा को भंग करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तभी लोकसभा को भंग करता है जब उसको मंत्रिपरिषद ऐसा करने का आदेश देती है। और हमारे वहाँ जो न्यायपालिका है उसको विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। कहने का अर्थ है स्वतंत्र है। इस प्रकार सरकार का कोई भी अंग यह दावा नहीं कर सकता उसके पास सत्ता का असीमित अधिकार है। देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई गलत करता है, दूसरा उस पर नियंत्रण करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए हमारे वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, कोई भी अंग तानाशाह नहीं है, मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकता है। और इसलिए कोई भी अंग ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास असीमित अधिकार है। बहुत सारे अधिकार हैं, अधिकार बांट दिए गए हैं, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। वो अपनी कार्य क्षेत्र सीमा में रह करके ही कार्य करता है। इसको कहते हैं संतुलित दस्तावेज। ये आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। छोटे छोटे प्रश्न हैं, फिर से आपके समझ के लिए, आपके संज्ञान के लिए इन प्रश्नों को दोहराना मैं समझता हूँ उचित है। इनको भी ध्यान से सुनिए। पूरे पाठ का शिक्षण आपके तभी समझ में आएगा जब इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से सुनेंगे और इस पर मनन करेंगे। संविधान का क्या अर्थ है? देखिए ये मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था आपको, जब ये पाठ शुरू किया था हमने, संविधान किसे कहते हैं। एक सीधी सीधी परिभाषा दी थी हमने कि संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। ये संविधान की परिभाषा है और जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और शासन चलाया जाता है। ये संविधान की परिभाषा थी। यही संविधान है।
देखो, प्रत्येक देश के शासन का संचालन मूल आधार है उसका संविधान है। देखो, कोई भी सरकार है, विश्व की कोई भी देश को ले लीजिए, तो वो देश जो है, उस देश की सरकार जो है, वो संविधान के अनुसार चलती है। हर देश का अपना अपना अलग संविधान है, भारत का अपना संविधान है। इसलिए संविधान होता है किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है, उन नियमों सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान जिन नियमों और सिद्धांतों के द्वारा शासन चलाया जाता है, अर्थात इसको इस प्रकार समझिए, जिन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार शासन चलता है, उन सिद्धांतों और नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और शासन चलाया जाता है। इस प्रकार संविधान का ये अर्थ है, इसको समझ लीजिए।